हेलो दोस्तों, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं मरूद राष्ट्र स्टडी। पिछली क्लास के अंदर हम संविधान की प्रस्तावना पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे कि संविधान की प्रस्तावना के शब्द, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि हम भारत के लोग, याद रखें हम भारत के लोग, ये शब्द हमने कहाँ से लिए? अमेरिका की क्रांति से लिए। इसका तात्पर्य क्या होता है कि भारत में जनता संप्रभु है, अर्थात शासन करने की अंतिम शक्ति वो जनता के अंदर निहित होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या संप्रभु, या फिर इसे हम कह सकते हैं कि प्रभु सत्ता। याद रखना, ये शब्द सबसे पहले किसने दिया था? जेव गोंदे ने दिया था। कौन सी पुस्तक के अंदर? रिपब्लिका पुस्तक के अंदर। इसका तात्पर्य होता है कि निर्णय लेने की स्वतंत्रता, अर्थात बिना आंतरिक बिना बाहरी दबाव के निर्णय लेने की स्वतंत्रता हमें प्राप्त है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि समाजवादी समाजवाद, याद रखना इसका अन्य नाम क्या है? राज्य आश्रित समाजवाद। ये इसका आधार क्या है? समानता और ये आवश्यकताओं पर बल देता है। याद रखना, इसका तात्पर्य क्या है कि उत्पादन के संसाधनों पर सरकार या समाज का अधिकार होगा। उत्पादन के संसाधन कौन कौन से? भूमि, पूंजी, श्रम, शास, उद्यमी। लिख देता हूं मैं एक बार। उत्पादन के संसाधन कौन से? एक था भूमि, भूमि, दूसरा है पूंजी, पूंजी, तीसरा है श्रम, और चौथा क्या है? साहस, और पांचवा कौन सा? उद्यमी, उद्यमी। भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, उद्यमी, ये पांच क्या? उत्पादन के संसाधन। याद रखना, इसे समाजवाद या सामाजिक या समाजवाद अन्य किस नाम से जाना जाता है? गांधीवाद या मोक्षवाद का मिश्रण भी कहा जाता है। याद रखना, इसका उद्देश्य क्या? मानव का कल्याण करना। तो आज हम इससे आगे बात करते हैं। पांचवा शब्द कौन सा? याद रखना, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष। कौन सा शब्द है? पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष। याद रखना, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष। यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा शब्द है प्रस्तावना का शब्द नहीं? याद रखना, धर्म निरपेक्ष का संविधान में प्रयोग नहीं हुआ है। तो लिख देते हैं, धर्म निरपेक्ष का संविधान में प्रयोग नहीं हुआ, प्रयोग नहीं हुआ। पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष का उद्भव कहां से माना जाता है? यूरोप से माना जाता है। इसका उद्भव कहां से माना जाता है? उद्भव कहां से माना जाता है? यूरोप से माना जाता है। याद रखना, पंथ निरपेक्ष शब्द का तात्पर्य क्या है? याद रखना, इसका तात्पर्य क्या है? याद रखना, राज्य का कोई धर्म नहीं है। यानी कि पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ होता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है। धर्म व राज्य दोनों अलग अलग है। याद रखना, धर्म व राज्य दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है, अलग अलग है। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है। पंथ, धर्म व राज्य दोनों अलग अलग, अर्थात हम कह सकते हैं कि राज्य हमारा संविधान पंथों से ही नहीं बल्कि धर्मों से भी दूर रहने की बात करता है, यानी कि पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। राज्य व धर्म दोनों अलग अलग है। हमारा भारतीय संविधान में पंथों से नहीं, धर्मों से भी दूर रहने की बात करता है। तो इससे आगे हम बात करेंगे लोकतांत्रिक गणराज्य की। अगर आप नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
इससे आगे बात करेंगे लोकतांत्रिक गणराज्य। अगला शब्द क्या हमारा, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो लिख लो, अगला शब्द क्या, लोकतांत्रिक गणराज्य। चौथा कौन सा था, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष। तो अगला क्या, पांचवा शब्द है लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक गणराज्य। याद रखना, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र का मतलब होता है कि लोगों का लोगों के द्वारा शासन। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, लोगों का लोगों द्वारा शासन। लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का लोगों के द्वारा शासन। याद रखना, लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, याद रखना, लोकतंत्र को दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। याद रखना, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंदर याद रखना, इसके अंदर जनता शक्ति का प्रयोग स्वयं करती है। तो लिख देंगे, हेडिंग डाल लेना। इसका मतलब होता है कि इसमें जनता शक्ति का प्रयोग समय करती है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप मान सकते हैं स्विट्जरलैंड। जैसे स्विट्जरलैंड। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें जनता शक्ति का प्रयोग वह स्वयं करती है। याद रखना, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंदर क्या होता है, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि या फिर जनता द्वारा चुने हुए नुमाइंदे होते हैं, वो शक्ति का प्रयोग करते हैं। लिख देते हैं, इसके अंदर क्या होता है, इसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, इसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शक्ति का प्रयोग करते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि हमारा भारत है जो, इसके अंदर लोकतंत्र है या राजतंत्र। अगर लोकतंत्र है तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है या फिर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इन दोनों को पढ़कर आप बताइए। इसके अंदर क्या लिखा है कि इसके अंदर जनता शक्ति का प्रयोग स्वयं करती है, और इसके अंदर लिखा है कि इसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शक्ति का प्रयोग करते हैं। आप मुझे ये बताइए कि आप जैसे मान लीजिए कोई प्रारूप है, कोई विधेयक है, जैसे सड़क निर्माण का ग्रामीण के अंदर, तो आप अपनी बात है वो लोकसभा तक खुद पहुंचाते हो, स्वयं पहुंचाते हो, या फिर अपने द्वारा चुने हुए व्यक्ति है, आपके द्वारा चुने हुए व्यक्ति है हमारे द्वारा, वो वहां पर तक बात पहुंचाते हैं। तो आप कहेंगे कि सर हम नहीं पहुंचाते, हमारे द्वारा चुने हुए व्यक्ति, यानी कि हम किसको चुनते हैं, विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं, वर्तमान में 200 सीट है। हम किसको चुनते हैं, हम विधानसभा के सदस्यों को चुनते हैं। और याद रखना, विधानसभा में से लोकसभा प्लस राज्यसभा, यानी कि यहीं से ही लोकसभा में राज्य सभा के सदस्य चुने जाते हैं। कितने, 35 सदस्य चुने जाते हैं। और याद रखना, ये 35 सदस्य यानी कि एक राज्य से कितने, 35, सभी राज्यों से मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करवाते हैं। किसका चुनाव करवाते हैं, राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और याद रखना, यही सदस्य यानी कि लोकसभा में राज्यसभा के सदस्य प्रधानमंत्री को चुनते हैं, पीएम को चुनते हैं। अनुच्छेद 74 क्या कहता है कि राष्ट्रपति की सलाह एवं सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान होगा वो कौन होगा, जिसका मुख्य होगा वो प्रधानमंत्री होगा।
उसके बाद अनुच्छेद 76 क्या कहता है कि राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाता है, यानी कि ये लोकसभा के अंदर जिसके पास बहुमत होगा, यानी कि जिसके पास सर्वाधिक मत होंगे, उसी को राष्ट्रपति वो पीएम नियुक्त करेगा। अगर उसके पास बहुमत नहीं है तो 6 माह तक, याद रखो उसका कितने माह तक समय मिलता है, 6 माह तक समय मिलता है। अगर 6 माह में वे राज्यसभा या लोकसभा की सदस्यता नहीं लेता है तो उसको प्रधानमंत्री पद वो छोड़ना पड़ेगा, यानी कि त्याग पत्र देना पड़ेगा। लेकिन याद रखना, प्रधानमंत्री 6 माह तक जो भी कार्य करता है वो वैध होंगे, अवैध नहीं होंगे। तो इससे आगे हम बात करेंगे, इसको एक बार साफ कर देता हूं। लोकतंत्र का मतलब होता है, एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है इसके अंदर जनता अपनी शक्ति का प्रयोग वो स्वयं करती है, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है इसके अंदर जनता द्वारा चुने हुए नुमाइंदे होते हैं वो शक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए ग्राम पंचायत के अंदर कोई प्रारूप है, इसको तैयार कौन करता है? सरपंच करता है। इसको तैयार कौन करता है? सरपंच करता है। और याद रखना, इसकी रिपोर्ट है, यानी कि इसको जारी कौन करता है? पंचायत समिति करती है, पंचायत समिति। फिर बात करते हैं पंचायत समिति की। पंचायत समिति का प्रारूप कौन तैयार करता है? बीडीओ करता है। पंचायत समिति का प्रारूप कौन तैयार करता है? बीडीओ करता है, याद रखना। और याद रखना बीडीओ तैयार करता है, और इसको प्रारूप को याद रखना जारी कौन करता है? सीईओ, यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, यानी कि इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसका उदाहरण हम भारत को ले सकते हैं। तो इससे आगे हम बात करेंगे लोकतांत्रिक गणराज्य की बात करते हैं। गणराज्य का मतलब होता है देश के प्रधान का निर्वाचन, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? एक प्रत्यक्ष नहीं होता, प्रत्यक्ष रूप से। तो राष्ट्रपति वो प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। देश के प्रधान का प्रत्यक्ष निर्वाचन, तो लिख देते हैं गणराज्य। अगला शब्द क्या है? गणराज्य। गणराज्य का मतलब क्या होता है मित्रों? याद रखना, देश के प्रधान का प्रत्यक्ष निर्वाचन। यहाँ प्रधान शब्द किसके लिए कहा गया? राष्ट्रपति के लिए कहा गया, राष्ट्रपति के लिए। याद रखना, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन सा था? याद रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद। और याद रखना, भारत पहली बार गणतंत्र कब हुआ था? 26 जनवरी। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारत पहली बार गणतंत्र हुआ था। इसीलिए हम भारत 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। और स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारा देश है वो आजाद हुआ था। याद रखना, इससे आगे क्या है? स्वतंत्रता, यानी कि लोकतांत्रिक गणराज्य। और इसके बाद प्रस्तावना का नेक्स्ट शब्द कौन सा है? अलग अलग शब्द है इसका। इसका अगला शब्द कौन सा है? न्याय।
प्रस्तावना के आधार पर हमें कौन कौन से न्याय प्राप्त है? याद रखना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हमें, ये हमने कहां से लिया? फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति से सामाजिक व आर्थिक न्याय हमने ग्रहण किए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे स्वतंत्रता की। हमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना, इसके अंदर कौन कौन सी स्वतंत्रता दी गई है उसका हम जिक्र करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अब बात करें हम लोग स्वतंत्रता की। याद रखना, स्वतंत्रता हमें कितने प्रकार की दी गई भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर? स्वतंत्रता 5 प्रकार की दी गई। कितने प्रकार की दी गई? 5 प्रकार की। कौन कौन सी है? याद रखना, स्वतंत्रता कौन कौन सी है? विचार, अभिव्यक्त, विचार, दूसरी है अभिव्यक्त, तीसरी है विश्वास, चौथी है उपासना और पांचवी कौन से? धर्म। विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, उपासना और धर्म। जैसे मान लीजिए आपके दिमाग में विचार आया कि सर हमें मरुधरा स्टडी पर पढ़ना है। आपने ये विचार किसको दिया? अपने अभिभावकों को दिया, अभिव्यक्त किया, उनको आप पर विश्वास हुआ, फिर आपको उपासना हुई, फिर आपने धर्म किया, यानी कि इस चैनल पर आप पढ़ने आए। तो इससे आगे हम बात करेंगे स्वतंत्रता से आगे हम क्या पढ़ेंगे? इससे अगला शब्द कौन सा? याद रखना, इससे अगला शब्द है समानता। प्रस्तावना के अंदर हमें 2 प्रकार की समानता दी गई है। तो नेक्स्ट शब्द है समानता। समानता, समानता कितने प्रकार की? याद रखना, एक तो अवसर की समानता, एक तो अवसर की समानता, अवसर की समानता, और दूसरी कौन सी है? प्रतिष्ठा की समानता। प्रतिष्ठा की समानता। अवसर की समानता, याद रखना, अवसर की समानता से मतलब है कि सभी को समान रूप से रखा जाएगा। प्रतिष्ठा यानी कि किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। तो हमें कितने प्रकार की समानता दी गई? 2 प्रकार की समानता दी गई। किसके अंदर? प्रस्तावना के अंदर। तो इससे आगे क्या याद रखना? व्यक्ति की गरिमा। इस अगला क्या है? व्यक्ति की गरिमा। इस अगला शब्द क्या है? व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा। किसी व्यक्ति की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। हमें कौन सा दे रहा है? भारत की प्रस्तावना का व्यक्ति की गरिमा हमें स्वतंत्रता दे रहा है। तो इससे आगे बात करें राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। नेक्स्ट शब्द कौन सा है? राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। राष्ट्र की एकता एवं अखंडता अर्थात भारत एक अखंड देश है। कैसा देश है? भारत एक अखंड देश है। हम भारत के टुकड़े नहीं करेंगे। तो लिख सकते हैं भारत एक अखंड देश है। अखंड देश है, देश है। भारत एक ऐसा देश है, अखंड देश है। और याद रखना, भारत की भूमि पर हम सब भाईचारे के साथ
भाईचारे के साथ एक दूसरे का सहयोग करेंगे। राष्ट्र की एकता एवं अखंडता का मतलब क्या है कि भारत एक अखंड देश है। भारत की भूमि पर हम सभी भारतीय भाईचारे के साथ एक दूसरे का सहयोग करेंगे। उससे अगला शब्द है बंधुता। उस अगला शब्द कौन सा बंधुता, तो इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं। ना कितने नहीं है एक वीडियो भी 96 हो गई 92 जी। इससे अगला शब्द और अंतिम शब्द कौन सा? बंधुता शब्द है। कौन सा? बंधुता। बंधुता बंधुता याद रखना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने शब्द है? 11 शब्द है। कितने? 11 शब्दों का हमने जिक्र किया था। इसके अंदर याद रखना स्वतंत्रता, समानता, और बंधुता। यह शब्द हमने कहां से ग्रहण किया? फ्रांस की क्रांति से ग्रहण किया। फ्रांस की क्रांति से हमने कहां से ग्रहण किया? फ्रांस की क्रांति से ग्रहण किया है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।